हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो बच्चों? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इसमें हम आज दो मेन कॉन्सेप्ट का कवर करने वाले हैं। एक है डाइपोल मोमेंट, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और दूसरा डाइपोल की वजह से तीन अलग अलग जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और किसी जनरल पॉइंट पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिगर को ध्यान से देखें आप। अगर फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस लिया है बच्चों 2d। जनरली डाइपोल में चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम 2 के मल्टीपल में लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब डाइपोल की वजह से किसी इसके रीजन में कहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे, तो उस पॉइंट के जो डिस्टेंस होगा वो हम इस डाइपोल के सेंटर से लेंगे, है ना, सेंटर से। तो सेंटर से लेंगे तो सेंटर से फिर इन चार्ज के डिस्टेंस जो है वो कैसे आ जाएंगे। अगर ये 2d है तो सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस d आ जाएगा और चार्ज का डिस्टेंस d आ जाएगा। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। अब डाइपोल की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है डाइपोल मोमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो अगर मुझे किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पता हो तो मैं बता सकता हूं कि वो डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी प्रॉपर्टी किस तरह की होंगी। तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात है हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ऐसे करके ऑलवेज, है ना, इस तरह से ली जाती है। इट्स मैग्नीट्यूड इज, जो डाइपोल मोमेंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है बच्चों इन दो में से कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से। ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास में Q एक चार्ज हो गया है और चूंकि A और B जो दो चार्जेस रखने के बीच का डिस्टेंस 2d है तो 2d हो गया, तो P कितना आ गया, 2qd आ गया, है ना। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, P वेक्टर इक्वल टू 2q, और जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है कौन सा, ये वाला जो डिस्टेंस है 2d, इसको हम वेक्टर शो कर देंगे। क्या कर देंगे, वेक्टर शो कर देंगे। इनफैक्ट ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बच्चों A से B तक का, तो 2q वेक्टर t। याद रखें इसका हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो अब डाइपोल मोमेंट के बेस पर एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं देखो। अ सिस्टम हैज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेज हैं, एक QA चार्ज रखा हुआ है और एक QB चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट हैं और इनके कोऑर्डिनेट दे रखे बच्चों, है ना, x y z, 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 और प्लस 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों 0 0 एंड -15 सेंटीमीटर। तो Z कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, तो प्लस 15 का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास में 15 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी हो गया मेरे पास में 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो टोटल जो डिस्टेंस आया QA और QB के बीच में, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन डैम, उनके बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना मेरे पास में यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। Q कितना है बच्चों, ये है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इसको मीटर में बदल लो, इंटू 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है ना, सोल्व कर लीजिए इसे। कितना हो गया मेरे पास में, ये 75
इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर या 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। क्लियर हो गया? ये मेरे पास में डायपोल मोमेंट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 चार्जेस +q एंड -2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड कितनी है? ए साइड है ना। और उसकी तीनों वर्टिसेस पर चार्ज रखे हैं। यहाँ पर -2q रखा है, यहाँ पर +q रखा है, यहाँ पर +q रखा है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या है ना। अब आपको बताया गया है कि डायपोल में एक प्लस चार्ज होता है, एक -q चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे तो -2q चार्ज है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो C पर जो -2q चार्ज है, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। ये -q लिख दूँ यहाँ पर, और एक यहाँ पर ये -q लिख दूँ, है ना। तो -q +2q हो गया। अब ये देखो बच्चों, ये तो मेरे पास में कौन सा है? ये +q है यहाँ पर A पर, और यहाँ कौन सा है? यहाँ पर भी +q ही है, ठीक है ना। ये C हो गया, यहाँ पर भी B हो गया, ये भी C पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे A पॉइंट हो गया। तो आपने देखा 2 डायपोल कंस्टिट्यूट हो गए हैं इससे, है ना। कैसे? एक डायपोल तो ये वाला हो गया है, इसको हम अगर हम P1 कह सकते हैं, और एक डायपोल हो गया ये, इसको हम डायपोल मोमेंट को P2 कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना आ रहा है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बच्चों तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया, तो ये कितना हो गया? ये 30 हो गया, और ये भी 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करें, ये जो P1 है, अच्छा देखो P1 और P2 दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों जाएंगे बराबर? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो साइड बराबर होगी, तो बीच का डिस्टेंस सेम हो गया है। साथ में क्या हो गया? चार्जेस भी इक्वल हैं, तो P1 = P2 = P हो जाएगा। तो मेरे पास में कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी, है ना। ये P बन गया, ये भी मेरे पास में P बन गया, ठीक है ना। ये C पॉइंट हो गया, इधर ये A पॉइंट हो गया, और इधर ये B पॉइंट हो गया, है ना। तो ये एंगल कितना आ गया? 30 आ गया, और ये एंगल भी 30 ही है। तो अब डायपोल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी हम क्या ले सकते हैं? कंपोनेंट ले लें। तो ये जो C से B की तरफ जो डायपोल मोमेंट आ रहा है, इसका कंपोनेंट आएगा एक मेरे पास में P sin 30, और एक आएगा इस साइड में P cos 30। इस तरह से ये जो P है इसका आ जाएगा यहाँ पर P sin 30, और इसका जो कंपोनेंट इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, ये आएगा P cos 30। तो ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए हैं। तो जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा बच्चों किधर आएगा? C से नीचे की तरफ आएगा ना, सेंटर तरफ, मीडियन जो बनी हुई है, ए बी पर मीडियन डाल लो, तो C से मीडियन बन रही यहाँ पे आ जाएगा। कितना कितना इसकी, अगर उसको P डैश मान लेते हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2P cos 30, यानी कि 2P, और cos 30 कितना होता है बताओ? √3/2। तो कितना आ गया मेरे पास में? √3P आ गया। अब P कितना होगा? साइड कितनी है बच्चों? A साइड है ना। कितनी साइड है? A साइड है, तो Q × A, यानी कि √3QA। तो ये √3QA ये मेरे पास में इसका सिस्टम का डायपोल मोमेंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, है ना, एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। दो चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम उस डायपोल की एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो फिगर पे ध्यान दो पहले आप। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है -q, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है +q। इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों 2d लिया हुआ है, तो सेंटर से डिस्टेंस आया d, और d आ गया यहाँ पर, है ना। सेंटर इसका O पर है, और ये जो इसकी एक्सिस है वो x एक्सिस के अलोंग पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली कि जो y एक्सिस है यहाँ पे आ जाएगी ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन पर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर, है ना, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, POI। इसको हम P कह रहे हैं। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, या जिस पॉइंट पर हमें कोई
क्वांटिटी निकालनी होती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसे। और ये पॉइंट क्या, पी है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इस पी पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे होगा, है ना। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, E2 आ जाएगा। और पॉइंट पी पर माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवार्ड्स चार्ज होगा। तो ये इधर मेरे पास में आ जाएगा, किधर, E1 आ जाएगा, है ना। अब एक चीज़ और ध्यान दो कि प्लस क्यू से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका डिस्टेंस जो है वो कम है एज कंपेयर टू माइनस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस। तो चूंकि ये डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कौन सा, ए से पी का डिस्टेंस ज़्यादा है तो E1 कम हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, E2 की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि E क्या है ना, E1 क्या है। तो निकालो E1, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q डिवाइडेड बाई। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से निकालना है। मान लेते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है डाइपोल का, इससे P का डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है ना। तो A का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, r प्लस डी हो जाएगा। P से A तक का डिस्टेंस r प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा r प्लस डी होल स्क्वायर, है ना। अलोंग किधर होगा ये, अलोंग कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा मेरे पास में, पी ओ की डायरेक्शन में, अलोंग पी ओ, यानी कि इस डायरेक्शन में रहेगा। E2 निकालिए आप, E2 है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर भी सेम ही है Q। जो डिस्टेंस है B से P का वो कितना होगा, इस R में से इस D को आप लेस कर दीजिए तो R माइनस डी आ जाएगा। तो ये हो गया R माइनस डी होल स्क्वायर। अलोंग किस डायरेक्शन में आ जाएगा, O से P की डायरेक्शन में ना, अलोंग OP आ जाएगा। क्लियर है, अलोंग पी और अलोंग OP आ जाएगा। तो जैसे ही आप जानते हैं कि E2 बड़ी क्वांटिटी है, E1 छोटी है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास में वो आएगा कितना बच्चों, E2 में से E1 निकाल लो, E2 माइनस E1। अभी हम मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस डी होल स्क्वायर। और E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस डी होल स्क्वायर। ये मेरे पास में ये आ गया, ठीक है। तो E कितना है यहाँ पर, देयरफॉर E कम्स आउट, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बचेगा 1/R माइनस डी होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस डी होल स्क्वायर, है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है। तो जो E आएगा इससे ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे कितना आया, ये R माइनस डी स्क्वायर, R प्लस डी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। और ऊपर कितना आएगा न्यूमरेटर में, R प्लस डी होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर R प्लस डी होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी होल स्क्वायर। ये मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व कर लीजिए आप, A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर 4AB होता है। तो ये आ जाएगा 4 RD डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4RD। एक मिनट रुकिए जरा, पीछे देखते हैं कुछ रह गया है, क्या रह गया है यहाँ पर, यहाँ पे Q भी था ना, यहाँ Q रह गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यहाँ पे Q लिखेंगे ऐसे करके, है ना, ये Q यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो 4RD इंटू Q, इसमें से 2Q निकाल लो आप, तो उसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QD, है ना।
2QD बचा कितना, ये बचा 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ दिस 2QD इज द डाइपोल मोमेंट। अभी डाइपोल मोमेंट होगा तो यहाँ पे P पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया मेरे पास में E इक्वल टू 1/4πε0 2P। ये कितना है, ये P है और ये 2 है, 2P अपॉन R स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू R, ये आ गया यहाँ पर। अब देखो अगर डाइपोल शॉर्ट हो, है ना, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है क्या है कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिस्टेंस है डाइपोल से। यानी कि उस केस में क्या होगा, अगर शॉर्ट डाइपोल हो तो उस केस में R जो है दिस इज वेरी वेरी बिग, देन D हो जाएगा। तो इस D को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, है ना, D को छोड़ सकते हैं। R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, करीब करीब R स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4। तो इस केस में आ जाएगा बच्चों E इक्वल टू 1/4πε0 2P इंटू R डिवाइडेड बाई R की पावर 4। तो इनफैक्ट E आपके पास में देखो अब कितना आ गया, 4πε0 2P अपॉन R3। ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना, एक्सेल पोजीशन पर, किस पर, किसी भी एक्सेल पोजीशन पर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बात को कि जो यहाँ पर P की डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बच्चों P की डायरेक्शन है नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये P की डायरेक्शन होगी। तो जो P की डायरेक्शन है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आती है, यानी कि इस केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसे इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 टू वेक्टर P अपॉन R3। ठीक है, तो ये हुआ डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप रिजल्ट को याद रखिए शॉर्ट डाइपोल के लिए। देखते हैं आगे, चलिए। तो अब हमें निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, है ना, डाइपोल वही है। अब इक्वेटोरियल लाइन पर हम इसका क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो ये डाइपोल है, ए बी डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितना, 2D। तो फिर दोबारा से इतना डिस्टेंस आ गया, ये D आ गया, और ये भी मेरे पास में D डिस्टेंस ही आ गया। ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये एक्सेल के परपेंडिकुलर लाइन पर है, किस पर है, परपेंडिकुलर लाइन पर है। और मान लेते हैं कि जो इसका डिस्टेंस है वो कितना R है, डिस्टेंस आ गया बच्चों, R आ गया यहाँ से। ठीक होगी बात। अब देखो पॉइंट P AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आता है, क्योंकि पॉइंट P AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आता है तो AP इक्वल टू BP आ जाएगा, है ना, ज्योमेट्री है, AP इक्वल टू BP आ गया। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के क्या होगा, वो टुवार्ड्स माइनस क्यू चार्ज होगा, तो ये वाला E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हम इसको E2 कह दिया हमने, चलो इसे हम यहाँ E1 कह लेते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं, E1 कह लेते हैं, क्योंकि A पर रखा हुआ है, और इसको E2 कह लेते हैं। वैसे तो हम ऐसा कह सकते थे E2 E1, बट हम पहले हमने A वाले को E1 माना, इसको E2 माना, तो ऐसे कर लेते हैं ना। ये कौन सा हो गया, E1 हो गया, और ये E2 हो गया, ऐसे करके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर B पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा अलोंग द लाइन, तो ये मेरे पास में E2 आ गया। ठीक है ना, अब चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है ना, और अगर ये थीटा एंगल है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा, चूंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हैं, बात से हमारी है। और अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, है ना। ये क्या किया मैंने, यहाँ से P से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है AB के, तो अगर ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये थीटा है ना।
कौन से एंगल हो गए ये? ऑल्टरनेट एंगल हो गए ये वाले, है ना, ये वाले एंगल। चलिए, तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा निकालें, पहले E1 निकाल लेते हैं ना। तो E1 आया मेरे पास में, E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई AP स्क्वायर। अब ये AP कितना है ना, AP कितना है, AP इक्वल टू BP इक्वल टू, है ना, तो पाइथागोरस लगा लो यहाँ पर, ये D है ये R है, तो कितना आ जाएगा, AP कितना और BP कितना आ जाएगा, √R² प्लस D स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लेकर आना है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेकर आना, तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया R² प्लस D स्क्वायर आ गया अलोंग, ये आया मेरे पास में अलोंग PA। सिमिलरली जो E2 आएगा, E2 भी सेम ही आने वाला है ना, तो इसको हम E2 इक्वल टू E1 लिख देते हैं, है ना। बस क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन बच्चों चेंज हो जाएगी। यहाँ पर E2 इक्वल टू 1/4πε0, सेम आएगा मैग्नीट्यूड R² प्लस D स्क्वायर, चूँकि ये यहाँ पे जो डिस्टेंस सेम है, लेकिन होगा अलोंग BP, अलोंग BP होगा। अब पॉइंट P पर जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन मेरे पास में आ गई है, ठीक है ना। तो इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अब E1 इक्वल टू E2 उनको क्या मान लेते हैं, ये दोनों सेम है ना, सेम है, तो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इधर आया, इसकी वजह से आया E2 कोस थीटा, और इसकी वजह से कितना आया बच्चों, E1 कोस थीटा। और जो परपेंडिकुलर वाले आएंगे, ये वाले और ये वाले आएंगे, ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। सही माने नहीं यारी बात। चलो इसको E मान लेते हैं और इसको भी E मान लेते हैं, दोनों सेम है, और इसको मान लेते हैं E डैश, है ना, ऐसे करके। तो ये मेरे पास में E साइन थीटा, ये भी E साइन थीटा कट जाएगा, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा मेरे पास में 2E कोस थीटा। तो E डैश जो आया मेरे पास में वो आया 2E कोस थीटा, है ना, 2। अब E कितना है मेरे पास में, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R² प्लस D स्क्वायर। व्हाट इज कोस थीटा, कोस थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, दिस अपॉन दिस, यानी कि D अपॉन, और ये कितना है बच्चों, ये कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस D स्क्वायर, यानी कि 1/2। तो कितना आया E डैश, E डैश आया आपके पास में 1/4πε0, और ये 2 इंटू Q इंटू D, ये 2QD, और नीचे कितना आया R² प्लस D स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। 2Q2 जो है ये क्या हो गया, ये आपका डाइपोल मोमेंट आ गया। तो E डैश आया 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई R² प्लस D स्क्वायर टू दी पावर 3/2। देख रहे हैं आप आराम से, ये जो 2QD है ये इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो गया है। तो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल ये जो D है ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, यानी कि जब R बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो R² प्लस D स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, R² ही ले लेंगे यहाँ पर। तो E डैश क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई R² टू द पावर 3/2, यानी कि R3। ये मेरे पास में मैग्नीट्यूड आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन ब्रॉडन पोजीशन, है ना। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो आप ध्यान दो एक बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो है ये, है ना, इस डायरेक्शन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट पे आता है वो आता है डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दोनों इक्वलेंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है,
यानी कि ब्रॉड ऑन पोजीशन में या इक्वेटोरियल लाइन पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट होती है। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे वेक्टर लगाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव हमें यहाँ पे एक साइन लगाना पड़ेगा, है ना, 1/4πε0 वेक्टर p अपॉन r, ठीक है ना। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो दो पोजीशन पर हमने चेक कर लिया है, ब्रॉड ऑन पर और एक्सेल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। एक्सेल लाइन पर जो होता है, एक्सेल लाइन पे क्या होगा, जो एक्सेल पर होगा वहाँ पर E आएगा 1/4πε0 2p अपॉन r3, है ना, और E एंड P दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और जो मेरे पास में इक्वेटोरियल पाएगा वो आएगा E = 1/4πε0 p r3। अगर E की डायरेक्शन ये वाली है, अगर वेक्टर E की डायरेक्शन ये वाली है तो वेक्टर P की डायरेक्शन यहाँ पे ये वाली होगी, है ना। इक्वेटोरियल लाइन पर जब निकाल रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। What is the force on a dipole of a dipole moment P? What is the force on a dipole of dipole moment P placed as shown in figure, है ना। तो यहाँ पर कोई डाइपोल रखा होगा, यहाँ पे कोई डाइपोल ऐसे करके रखा हुआ होगा, ऐसे करके, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे करके। तभी तो ये P जो डायरेक्शन आ रही है डाइपोल मोमेंट की, तो कह रहा है कि ये जो दो चार्ज रखे हैं प्लस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, इनकी वजह से इस डाइपोल पर जो फोर्स लग रही है वो बताओ। तो अब देखो ध्यान करो, अगर ये डाइपोल है ऐसे करके तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर रखा हुआ है भाई। डाइपोल का एक्सेस ये हो गया और इसकी ये कौन सी है, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई है। तो इस पर जो फोर्स लग रही होगी नीचे तरफ लग रही होगी, है ना। एक देखो यहाँ फिगर बना लेते हैं ऐसे करके, ये मेरे पास में डाइपोल हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेरे पास में यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये कहाँ पर है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर है ना। तो इस पर जो फोर्स लग रही होगी, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। और कितना होगा मेरे पास में, मान लेते हैं E होगा, चार्ज होगा Q, तो फोर्स कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये QE फोर्स आ जाएगी, है ना। यानी ये डाइपोल इस प्लस क्यू चार्ज पर QE फोर्स लगा रहा होगा नीचे, है ना। इसी तरह से ये डाइपोल इस चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा होगा नीचे, कैसे, QE फोर्स लगा रहा होगा, लगा रहा होगा ये वाले फोर्स। बात सही मारी है, चूंकि इसकी वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E आएगा, जिसकी डायरेक्शन नीचे होगी, है ना, नीचे होगी। नीचे क्यों होगी, चूंकि इसकी देखो डाइपोल मोमेंट ऊपर है और इक्वेटोरियल वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ऐसे हो जाएगी। तो अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही होती है तो वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, ठीक है ना। तो डाइपोल अगर इस चार्ज पर नीचे क्यू फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज डाइपोल पर ऊपर क्यू फोर्स लगा रहा होगा ऐसे करके, और ऐसे ये भी कौन सी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी क्यू फोर्स लगा रहा होगा ऐसे करके, है ना। तो टोटल फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्जेज कितनी आ जाएगी, 2F आ जाएगी, यानी 2 इंटू QE आ गई, यानी 2 इंटू Q, और ये कितना है 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना बच्चों, A है, तो है ना, AQ कितना आ गया मेरे पास में 1/4πε0 2QP/AQ, ये टोटल फोर्स आ गई है, और कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सही में आया। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट सम जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इक्वेटोरियल जो लाइन है उस पर निकाल लिया हमने और एक्सेल लाइन पे निकाल लिया हमने। अब हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं किसी ऐसे पॉइंट पर जिसका कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास में, POI है ना। ये डाइपोल के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है इसको हम R मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? R मान लेते हैं। R डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। और ये जो पॉइंट O को P से मिलाने वाली लाइन है ये डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। अब इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे पहले दो केसेस का, ठीक है ना। ये जो डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट दिख रहा है आपको, ये P। इसके हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, है ना। एक तो अलोंग द लाइन OP, वो कौन सा आ जाएगा? P1 आ जाएगा। P1 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा P cos थीटा, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ P अलोंग द लाइन OP, तो P1 कितना आ गया? ये आ गया P cos थीटा आ गया, है ना। और एक कंपोनेंट निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द OP के परपेंडिकुलर, वो कौन सा आ गया? P2 आ गया। P2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास में P sin थीटा। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस P1 जो मेरे पास में डाइपोल मोमेंट आया है, P1 डाइपोल मोमेंट के एक्सेल लाइन पर आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? P1 डाइपोल मोमेंट के एक्सेल लाइन पर आ रहा है। तो एक्सेल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना होता है? वो होता है मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन r क्यूब। r क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया यहाँ से, है ना। और यहाँ पर ये इस केस में क्या है? P1 आ रहा है ना। एक्सेल डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है कितना? P1 आ रहा है। P1 लिया हमने, तो इसे इवन ले, तो इवन कितना आ गया? ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, है ना। तो डाइपोल मोमेंट जो है, जो मेरे पास में इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट आया इधर P1, है ना, ये पॉइंट P इसकी एक्सेल लाइन पर पड़ता है। अब चूंकि इसकी एक्सेल लाइन पर पड़ता है तो पॉइंट P पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम वो लगाएंगे जो एक्सेल लाइन वाला फॉर्मूला है, वो कौन सा? 2p अपॉन r क्यूब है। अब यहाँ पे कितना है? ये कंपोनेंट है P1 इक्वल टू P cos थीटा, तो वहाँ पर P1 की जगह हम यहाँ पे P cos थीटा रख देंगे यहाँ पर। तो मेरे पास निकल आया ये वाला, है ना, E1 निकल आया ऐसे करके। अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P अगर ध्यान दोगे, ये जो P2 है इस P2 के किस पर है? इक्वेटोरियल लाइन पर है। ये P2 ऐसे हो गया, P2 कैसे? ऐसे है। और पॉइंट P कहाँ से आ रहा है? ऐसे करके पॉइंट P आ रहा है यहाँ पर। तो किस पे हो गया? ये इक्वेटोरियल लाइन पर हो नहीं हुआ। तो अगर ये P2 डायरेक्शन ये है तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। हमने बताया था इक्वेटोरियल प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों, वो जो मेरे पास में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। आता नहीं आता है? ऐसे करके। तो इस पॉइंट P पर ये जो P2 कंपोनेंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो E2 आएगा इस डायरेक्शन में। किसमें? PD में। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर हम E2 को निकालने के लिए? कौन सा लगाएंगे? इसमें लगाया हमने एक्सियल वाला और इसमें लगाएंगे इक्वेटोरियल वाला। तो E2 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 अपॉन r क्यूब, है ना। इनफैक्ट P2, है ना, P2 अपॉन r क्यूब। नाउ व्हाट इज P2? P2 इज P sin थीटा। तो इट कम्स आउट E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r क्यूब। ओके, सो मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब देखो दो वेक्टर बन गए, E1 वेक्टर आ गया, E2 वेक्टर आ गया। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ पे? कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। मान लेते हैं ये डायरेक्शन जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो E1 से अल्फा एंगल पे है। कितने पर? अल्फा एंगल पर है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि ये E आ कितना रहा है ना। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान दो, ये क्या है? ये राइट एंगल है। राइट एंगल है तो E1 और E2 कितने हो गए? राइट एंगल पर हो गए मेरे पास में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा E इक्वल टू
अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। कैलकुलेट करो उसे। E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कोस थीटा अपॉन आर क्यूब इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट है ना। दोनों से स्क्वायर निकालें तो बाहर आ जाएगा मेरे पास में। जब कैलकुलेट करोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा बच्चों आपको ये बचा 2p कोस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर सॉरी p तो बाहर आ गया 2 कोस थीटा होल स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पर 4 कोस स्क्वायर थीटा है तो उसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा अलग कर दो। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट। ठीक है इस रिजल्ट को याद रखें कितना है ये रिजल्ट अगर ध्यान से याद करें तो देखो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब आ रहा है कौन सा है इक्वेटोरियल वाला आ रहा है ना। तो मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है अब इस फिगर में ध्यान दो ये अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा E2 बाई E1 आ जाएगा है ना। तो tan अल्फा निकाल लें यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए निकालें tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई E1 है ना। तो tan अल्फा कितना आ गया E2 कितना बच्चों ये वाला E2 है और ये वाला E1 है। ठीक है ना। तो क्या कट जाएगा मेरे पास में जो लिख लेते हैं पूरा पूरा उठा के क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है p कॉमन है आर क्यू कॉमन है। तो आ जाएगा 2 कोस थीटा 2 साइन थीटा है ना। E2 ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है तो यहाँ आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा ये आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना E2 अपॉन E1 कर लेना तो साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा आ जाएगा। तो tan अल्फा आया आपके पास में हाफ tan थीटा ये मेरे पास में आ गया। ठीक है बात से हमारी है। तो जो डायरेक्शन आई वो कितनी आई रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई है हाफ tan थीटा। थीटा आपको गिवन है क्योंकि आपको क्या गिवन है सॉरी थीटा आपको ये गिवन होगा तो आप अल्फा निकाल सकते हैं इससे। चलिए देखते हैं फिर आगे आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बेसिस पर जो अभी हमने किया है। इस पे क्वेश्चन में दिया है कि ये मेरे पास में XY प्लेन है और यहाँ पर इसके ओरिजिन पर एक डायपोल रखा है जिसका डायपोल मोमेंट P है इन द डायरेक्शन ऑफ X। ठीक है थीटा एंगल पर एक लाइन है OP और P पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E अलोंग द डायरेक्शन ऑफ Y। कितना आता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ Y आ जाता है। ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए डायपोल और डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है ना व्हाट इज द फोर्स ऑन ए डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। तो फोर्स की जगह क्या निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है ना देखो कोशिश करो और ट्राई करो कि होता है क्या क्वेश्चन ये है ना। पोज कर सकते हैं आप और पोज करके इसकी कोशिश करो और ट्राई करो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है चलो देखते हैं। अब पॉइंट P पर ये जो पॉइंट है जनरल पॉइंट हो गया। जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यूब और अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर
थीटा। यही है, यही है, ठीक है। ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मान लेते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से कितनी है, अल्फा एंगल पर है। कितनी पर है, अल्फा एंगल पर मान लेते हैं। अब ध्यान दो, ऐसे करके ये लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू एक्स, तो ये कितना आ गया, ये थीटा आ गया। अब चूंकि ई और ये वाई पैरेलल है तो ये 90 डिग्री हो गया, है ना। ये टोटल कितना होगा, 90 हो गया मेरे पास में। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अल्फा विल कम्स आउट टू बी 90 माइनस थीटा। तो अब मेरे पास में एक फॉर्मूला है, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे हम, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। और ये कितना, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा इक्वल टू हाफ tan थीटा। कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो इससे कितना आया, इससे आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो tan थीटा आ गया मेरे पास में √2। और जब tan थीटा √2 आ गया तो हमें निकालना है कितना, कोस थीटा निकालना है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इससे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा जो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 + 2 = 3 आ गया। तो सेक थीटा बच्चों आ गया √3, तो इससे कोस थीटा आया मेरे पास में 1/√3। ठीक हो गया काम, कोस थीटा कितना 1/√3 आ गया। अभी जो कोस थीटा की वैल्यू बस यहाँ पे उठा कर पुट कर दीजिए, कर देंगे आप यहाँ पर। तो चलिए पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर और देखते हैं कितना मेरे पास में इसका सॉल्यूशन आता है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r³ और अंदर आ जाएगा 1 + 3 इंटू 1/3, है ना, 1/3 कट गया यहाँ से, 1 + 2 आ गया। तो ये कितना आया मेरे पास में, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे √2 p/r³, है ना। ये मेरे पास में रिजल्ट आ गया। अभी जब फोर्स पूछी उनने यहाँ पे, यहाँ जो फोर्स लिखा होता, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू होता, है ना, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू गिवन होता तो फोर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर, बस की से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास में फोर्स आ जाएगी। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा गोल था वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने डायपोल के बारे में जाना, डायपोल मोमेंट के बारे में जाना, और डायपोल मोमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये आपने समझा। कैसे समझा आपने, चूँकि उसका यूज करके हमने एक जनरल पॉइंट पर क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना। और 3 अलग अलग पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, एक्सेल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर और एक जनरल पॉइंट पर। एक्सेल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के पैरेलल होती है, जबकि इक्वेटोरियल प्लेन में जो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से, तो वहाँ पर जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायपोल मोमेंट के बच्चों अपोजिट होती है। और जो जनरल पॉइंट पे निकालते हैं, जनरल पॉइंट पे जो डायरेक्शन आती है मेरे पास में, अगर वो अल्फा एंगल बना रही हो, है ना, उस लाइन से, तो मेरे पास में इसकी डायरेक्शन आएगी हाफ tan थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा मेरे पास में एंगल है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जो मेरे पास में ओरिजिनल डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन, और डायपोल के सेंटर को जो लाइन मिलाती है पॉइंट पी से उसकी, ठीक है ना। तो इन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखें और याद रखें इन्हें, और फिर बाद में इसके यूज़ करेंगे बाकी क्वेश्चंस करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।